इस वीडियो में हम इंडो ग्रीक द्वारा भारत पर आक्रमण के विषय में बात करेंगे। और जब हम इस आक्रमण की बात करते हैं तो यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यह भिन्न भिन्न यूनानी राजाओं द्वारा चलाए गए अभियान की एक श्रृंखला थी और इसका काल लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का पहला भाग था। सामान्य रूप से इतिहासकारों द्वारा यह माना जाता है कि जो यह बैक्ट्रियाई यूनानी थे जिन्होंने सेलुसिड साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया था, उनका और भारत का व्यापारिक संबंध था। तो स्वाभाविक रूप से यह भी कहा जा सकता है कि उन्हें अशोक के पश्चात मौर्य साम्राज्य की स्थिति के बारे में भी जानकारी थी। खैबर पास के पश्चिम में मौर्य शासन इतना दुर्बल हो गया था कि जब सेलुसिड सम्राट एंटियोकस तृतीय बैक्ट्रियाई यूनानियों से समझौता करके लौटते समय एरिकोसिया में मौर्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो किसी मौर्य सेना ने उनका विरोध नहीं किया। इस घटना से बैक्ट्रियाई यूनानियों को यह स्पष्ट हो गया कि इस क्षेत्र में मौर्य शक्ति इतनी क्षीण हो गई है कि वह बिना किसी चिंता के इस क्षेत्र को अपने अधीन कर सकते हैं। इसी कारण से यूथिडेमस के पुत्र डिमीट्रियस प्रथम के नेतृत्व में बैक्ट्रियाई यूनानी मौर्य क्षेत्र में घुसे और उन्हें किसी भी प्रकार के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। फलस्वरूप खैबर पास के पश्चिम का सारा क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के हाथ से निकल गया। बिना विरोध के हुए इस आक्रमण के कारण डिमीट्रियस प्रथम को इन जीते हुए क्षेत्रों को संगठित करने का समय भी मिल गया और अपनी विजय को दिखलाने के लिए उसने अपने ही नाम के एक नए नगर की स्थापना की जो कि एरेकोसिया में स्थित था। इसके बाद डिमीट्रियस दक्षिण की ओर बढ़ा और पाटला के स्थान पर एक और नगर बसाया जिसे पहले सिकंदर स्थापित कर चुका था। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि यदि इस क्षेत्र को जीतना इतना आसान था तो सेलुसिड साम्राज्य ने इस क्षेत्र को क्यों नहीं जीता। तो इसका उत्तर पाने के लिए हमें देखना होगा कि इस काल में राजनीतिक परिस्थितियां क्या थीं। सेलुसिड साम्राज्य इस काल में रोमन साम्राज्य से सैन्य संघर्ष में उलझा हुआ था और इसका लाभ डिमीट्रियस प्रथम ने उठाया और उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अधिकांश भाग पर अपना शासन स्थापित कर लिया। इतने कम समय में हुई इन विजयों से डिमीट्रियस प्रथम के लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो गई। डिमीट्रियस प्रथम इन क्षेत्रों में अपना शासन सुदृढ़ करना चाहता था और वह जानता था कि अपना शासन सुदृढ़ करने के लिए उसे राज्यपाल नियुक्त करने होंगे और यदि वह अपने सेनापतियों को राज्यपाल बनाएगा तो विद्रोह का भय सर्वदा बना रहेगा। इस समस्या का समाधान डिमीट्रियस प्रथम ने उपराजा की व्यवस्था बनाकर खोजा। इस व्यवस्था में राजा के पुत्र या भाई को किसी क्षेत्र का शासक बनाया जाता है। वह केवल नाम के गवर्नर होते हैं परंतु व्यवहार से वह राजा ही होते हैं। वह अपने सिक्के चला सकते हैं और उनके पास राजकीय उपाधियां भी होती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब डिमीट्रियस सिंध में सैन्य अभियान में व्यस्त था तो उसका छोटा भाई यूथिडेमस द्वितीय बैक्ट्रिया में शासन कर रहा था और एरेकोसिया प्रांत का संयुक्त शासक डिमीट्रियस ने अपने दोनों पुत्रों एगेथोक्लिस और पेंटेलियन को नियुक्त किया था। अब यदि हम खैबर पास के पूर्व के क्षेत्रों की बात करें तो कई इतिहासकारों का यह मानना है कि इस क्षेत्र में आक्रमण करने का श्रेय भी डिमीट्रियस को ही जाता है और एक बड़े सैन्य अभियान में जिसका नेतृत्व डिमीट्रियस के दो सेनापति मेनांडर और एपोलोटस कर रहे थे, खैबर पास के पूर्व का एक बड़ा क्षेत्र डिमीट्रियस के अधीन हो गया और डिमीट्रियस ने इस सफलता के पश्चात अपनी राजधानी तक्षशिला को बना लिया। यदि हम इस मत को मान लें तो अवश्य ही तक्षशिला के आसपास के क्षेत्र में हमें डिमीट्रियस के सिक्के मिलने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि खैबर पास के पूर्व के क्षेत्रों में डिमीट्रियस के सिक्के अधिक मात्रा में नहीं मिलते, जिससे यह कहना स्पष्ट होगा कि डिमीट्रियस के काल में यूनानी साम्राज्य खैबर पास के पूर्व के क्षेत्रों में अभी तक स्थापित नहीं हुआ था। डिमीट्रियस प्रथम की मृत्यु के पश्चात बैक्ट्रिया की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आता है।
उनकी मृत्यु के पश्चात हम देखते हैं ना ही उनका पुत्र या उनका भाई बैक्ट्रिया की गद्दी संभालता है। एक दूसरा व्यक्ति जिसका नाम एंटीमाकस थियोस है, वह बैक्ट्रिया का राजा बनता है। एंटीमाकस डियोडोटस द्वितीय का पुत्र था और जैसा कि आप सभी जानते हैं, डियोडोटस द्वितीय की हत्या डिमीट्रियस के पिता यूथेडेमस ने की थी। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि एंटीमाकस यूथेडेमस और डिमीट्रियस के शासनकाल में अपना जीवन बचाने में सफल रहा और जैसे ही डिमीट्रियस प्रथम की मृत्यु हुई, उसने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बैक्ट्रिया की गद्दी पर अपना शासन स्थापित कर लिया। परंतु एंटीमाकस केवल अपना शासन बैक्ट्रिया में ही कर सका। डिमीट्रियस के काल में जैसे बताया जा चुका है कि कई उपराजा थे और जो एरेकोसिया का क्षेत्र था, वहां डिमीट्रियस ने अपने दो पुत्रों एगेथोक्लिस और पेंटेलियन को उपराजा बनाया था। तो जब डिमीट्रियस की मृत्यु के पश्चात एंटीमाकस ने बैक्ट्रिया में अपना शासन स्थापित किया, तो एरेकोसिया में जो यह दो भाई थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि डिमीट्रियस प्रथम की मृत्यु के पश्चात, जो कि लगभग 185 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, खैबर पास के पश्चिम में दो इंडो ग्रीक राज्य स्थापित हो चुके हैं। पहला बैक्ट्रिया में स्थित है, जिसके राजा एंटीमाकस हैं, और दूसरा एरेकोसिया में केंद्रित है, जहां डिमीट्रियस के दो बेटे एगेथोक्लिस और पेंटेलियन संयुक्त शासन कर रहे हैं। बैक्ट्रिया की गद्दी पर बैठने के पश्चात एंटीमाकस ने भी भारत की ओर कई आक्रमण किए और खैबर पास के पूर्व के क्षेत्र को अपने अधीन बनाने का श्रेय एंटीमाकस के पुत्र को जाता है। 180 ईसा पूर्व के आसपास एंटीमाकस के इस पुत्र ने काबुल घाटी और गांधार पर अपना शासन स्थापित किया। एंटीमाकस के इस पुत्र का नाम डिमीट्रियस द्वितीय था। अब यह बहुत अटपटा लगता है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, एंटीमाकस और डिमीट्रियस एक दूसरे के शत्रु थे और एंटीमाकस ने अपने पुत्र का नाम अपने शत्रु पर रखा। हालांकि ना ही एंटीमाकस और उसका पुत्र डिमीट्रियस द्वितीय एरेकोसिया में डिमीट्रियस प्रथम के जो दो बेटे एगेथोक्लिस और पेंटेलियन शासन कर रहे थे, इस राज्य को वह जीत कभी ना सके। 165 ईसा पूर्व के आसपास जब गांधार में डिमीट्रियस द्वितीय आगे के भारतीय अभियान के विषय में योजना बना रहा था, तो उसे एक सूचना प्राप्त होती है। उसे बताया जाता है कि बैक्ट्रिया में एक विद्रोह हो चुका है। इस विद्रोह को कुचलने के लिए डिमीट्रियस द्वितीय अपनी सेना को गांधार से बैक्ट्रिया लेके जाता है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए एरेकोसिया में शासन कर रहे दो भाई गांधार की ओर कूच करते हैं और वह न केवल गांधार पर अपना शासन स्थापित करते हैं, अपितु उनका राज्य पूर्वी पंजाब तक फैल जाता है और अब तक्षशिला उनकी नई राजधानी बनती है। कुछ समय बाद पेंटेलियन की मृत्यु हो जाती है और इस क्षेत्र का शासन केवल अब एगेथोक्लिस के हाथ में आ जाता है। अब आइए देखते हैं बैक्ट्रिया में इस समय क्या हो रहा है। तो जैसा कि पहले हमने बताया, डिमीट्रियस द्वितीय गांधार से बैक्ट्रिया की ओर जाते हैं अपनी सेना लेकर। बैक्ट्रिया में जब वह पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि एक सैन्य अधिकारी है जिसका नाम है यूक्रेटिडीज और उसने विद्रोह कर रखा है बैक्ट्रिया में। अब यूक्रेटिडीज और डिमीट्रियस द्वितीय की जो सेनाएं हैं वह एक दूसरे से युद्ध करती हैं लगभग 165 ईसा पूर्व के आसपास और इस युद्ध का परिणाम होता है डिमीट्रियस द्वितीय की पराजय। अब डिमीट्रियस द्वितीय की इस पराजय के पश्चात क्या स्थिति थी हम नहीं जानते, लेकिन यह कहना उचित होगा कि डिमीट्रियस द्वितीय को यूक्रेटिडीज ने मृत्युदंड देकर अपने मार्ग से हटा दिया। जब यूक्रेटिडीज बैक्ट्रिया की गद्दी पर बैठा तो उसने पाया कि बैक्ट्रिया को अपने पश्चिमी पड़ोसी से भय है। यह भय उसे पार्थियनों से था। सेल्यूसिड साम्राज्य के दुर्बल होने के पश्चात पार्थियनों ने पुनः अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था और यूक्रेटिडीज ने कई युद्ध किए पार्थियनों के राजा मिथ्रेडेटिस प्रथम के साथ। इन युद्धों में यूक्रेटिडीज को भारी हानि उठानी पड़ी और बैक्ट्रिया के कई पश्चिमी क्षेत्र पार्थियनों के हाथ आ गए। पार्थियनों के विरुद्ध
एक ऐसे ही अभियान में यूक्रिटिडीज की मृत्यु उसी के पुत्र द्वारा हुई। जिस समय यूक्रिटिडीज पार्थियनों के विरुद्ध लड़ रहा था, उस समय तक्षशिला में एक महत्वपूर्ण घटना होती है। जैसा कि हमने पहले देखा, यूक्रिटिडीज द्वारा डिमीट्रियस द्वितीय की हत्या कर दी जाती है, परंतु डिमीट्रियस द्वितीय का एक पुत्र था जो कि यूक्रिटिडीज से बचकर तक्षशिला जाता है और जहां यूनानी राजा एकेथोक्लिस उसे शरण देता है। आगे चलकर डिमीट्रियस द्वितीय का यही पुत्र एक सैन्य अभियान का नेतृत्व करेगा, जिसके बारे में आप यहां देख सकते हैं, और यह सैन्य अभियान पाटलिपुत्र की दीवारों तक जा पहुंचेगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।